नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो कल से हमने रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट की है और आज रीजनिंग का दूसरा जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी परीक्षण। ऐसे क्वेश्चन भी अमूमन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को किस विधि से हल किया जाता है वो हम आज इस क्लास में समझेंगे। ठीक है, मैंने 2 प्रश्न लिख दिए, 2-3 प्रश्न। उन प्रश्नों को मैं हल करवाता हूँ और फिर आपको कोई भी प्रश्न दे आप ऐसे प्रश्न आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न है, ए वो बी बहन है, सी ए का भाई है, डी ई का भाई है। यदि ई बी की बेटी हो तो डी की मौसी कौन है? तो इसमें क्या देखा है, इसमें एक तो लिंग को देखना है कि वो किस लिंग का है, एक पीढ़ी देखनी कि वो कौन सी पीढ़ी है। एक तो हम है, एक हमारे पिताजी वाली पीढ़ी और एक हमारे दादाजी वाली पीढ़ी। इन तीनों पीढ़ियों को अलग अलग लिखना है। उसके अलावा जेंडर भी लिखना है उसके ऊपर, और महिला है या पुरुष है। तो इस प्रश्न को करते हैं। तो सबसे पहले ए बी और सी का, ए बी बहनें हैं, ए और बी ये दोनों बहनें, तो इसके ऊपर माइनस लगा देना कि ये बहनें हैं। ठीक है, ए बी बहनें, सी ए का भाई है। अब जो इधर सी है ना, ये इधर सी, ये भाई है तो भाई के लिए प्लस लगा दो। सी है वो ए का भाई है, यहाँ तक हो गया। डी ई का भाई है, लेकिन यहाँ ना डी है ना ई है, इसीलिए यहाँ छोड़ दो। डी है वो ई का भाई है, यानी ये प्लस है और ये अभी हमको पता नहीं है। यदि ई बी की बेटी है, अब बी की बेटी कौन है? नीचे होगी। बी की बेटी कौन है? यदि ई है वो बी की बेटी है, ये ई किसकी बेटी है? बी की बेटी ई। और हमें ई है वो डी का, ई का भाई कौन है? डी है, तो ई का भाई इधर लिखते थे, इधर ई का, ये ई माइनस बहन है यानी स्त्रीलिंग है, और डी है वो पुरुष पुल्लिंग है। अब देखिए प्रश्न आ गया, डी की मौसी कौन है? अब ये डी है, ये डी है, ये मम्मी है और ये मौसी, ये कौन है? मौसी। तो डी की मौसी कौन है? ए। तो डी की मौसी कौन होगी? ए इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम के द्वारा ही जैसे प्रश्नों के उत्तर है वो निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार ये था अपना पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसी तरह का है। हल करने का तरीका एक ही है, भले कैसे प्रश्न कैसे ही हो, प्रश्न घुमा करके आपको किसी प्रकार का दे सकता है, लेकिन आपको हमेशा हल करते समय विधि वही अपनानी है। अब जो बीएसटीसी की परीक्षा होगी या एलडीसी की होगी और उसके अलावा जितने भी रेलवे की परीक्षा होती है ग्रुप डी की हो, उन सब में ऐसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी वे में प्रश्न आते हैं। केवल उस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। दूसरा प्रश्न हल करते हैं। ए बी और सी का भाई है। देखो ए बी और सी, ठीक है, ये भाई है तो इसको प्लस लगा दो। ठीक है, डी सी की माँ है। अब सी की माँ कौन है? डी, ये ऊपर लगा दो, ये डी, ये माइनस है, माँ है। यदि ई का पिता ए है, यदि ई का पिता ए है तो
ई का पिता ए है, इसका मतलब ए का जो लड़का होगा वो होगा ई, यानी इसका भी लड़का ये हो सकता है। बी और ई का क्या रिश्ता है? अब बी और ई, ये बी और ये ई, तो क्या रिश्ता होगा इसका? ये होगा कि ये इसका लड़का है और ये इसका भाई है, इसका मतलब होगा 32 का रिश्ता। क्या रिश्ता होगा? 32 का रिश्ता होगा। क्या रिश्ता होगा? 32 का। इसका इसके क्या रिश्ता होगा? अपने पापा का भाई क्या लगता है? 32। इसके बी के ई तो 32 लगेगा और ई के बी वो क्या लगेगा? काका, अंकल, काका भतीज का रिश्ता लगेगा। तो हल करने का तरीका है वो सेम है। तीसरा प्रश्न, एक लड़की, तो एक लड़की है ये, किसी औरत की तरफ इशारा करते हुए, किसी औरत की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि वो मेरे नाना की, वो मेरे, अब ये नाना की लड़की यानी अपनी माँ, नाना की लड़की की माँ है। नाना की लड़की की वापस क्या है? माँ यानी इस नाना और ये होगी नानी। तो उसका लड़की से क्या रिश्ता है? तो उसका लड़की से रिश्ता क्या होगा? नानी का रिश्ता होगा। क्या रिश्ता होगा? नानी का रिश्ता होगा। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत ही इजी वे में आते हैं। आपको पहले बात ये ध्यान रखना, जेंडर का ध्यान रखना है। अगर पुरुष है तो उसके ऊपर आपकी तरफ से कोई मैंने प्लस माइनस लगाया है, आप कोई भी कोड वर्ड उसके ऊपर लगा सकते हैं। दूसरा, उम्र का ध्यान रखना है। अगर हम उम्र का है तो एक ही लाइन में चलेगी। अगर उसके पिताजी की बात है तो उसके ऊपर वाली पीढ़ी में, और उसके नाना जी या दादाजी की बात है तो उसकी और ऊपर वाली पीढ़ी में वो बात चलेगी। फिर ये रिश्ते वाले प्रश्न हैं वो आप कभी भी गलत करके नहीं आओगे। तो अगला अपना है श्रृंखला निर्माण संबंधी परीक्षा। इसमें भी कुछ शब्द दिए होंगे या कुछ अंक दिए होंगे और अगला जो लुप्त अंक होगा वो आपको ज्ञात करना है। अंक के मध्य अंतर दिया जा सकता है या फिर अंकों का गुणनफल हो सकता है या अंकों का योगफल हो सकता है। मैं आपको एक पहला प्रश्न है इसके उत्तर करवाता हूँ। पहला प्रश्न आप देखिए, 3, 8, 13, 18, 23। 3, 8, 13, 18, 23। इसमें देखिए, इसमें 3 और 8 के मध्य 5 का अंतर, 5 और 13 के मध्य 8 और 13 5 का अंतर, इन दोनों के मध्य 5 का अंतर, इन दोनों के मध्य 5 का अंतर, तो फिर 5 जोड़ दीजिए, 13 + 5 = 28। तो अगला पद यहाँ कौन सा होगा? बराबर 28 संख्या होगा। ठीक है ना? तो ये तो बिल्कुल साधारण दिया हुआ था, आप उसको ऐसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न और देखिए, 8, 12, 20, 32, क्वेश्चन मार्क 68। इसमें अंतर देखते हैं, इसमें 4 का है। ठीक है, 8, 12, 20, 32, 64, 68। अब देखिए अंतर देखते हैं, तो यहाँ अंतर 4 का नजर आ रहा है हमें। इन दोनों के मध्य अंतर है हमें 8 का नजर आ रहा है। इन दोनों के मध्य अंतर है वो 12 का नजर आ रहा है। तो एक बात यहाँ क्लियर हो रही है कि यहाँ 4 के पहाड़े का अंतर है, 4, 8, 12, तो अगला अंतर है वो 16 का होगा, सीधा 16 का अंतर। तो 32 और 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 48। ठीक है, यहाँ अंतर 20 का होगा, 16 है तो यहाँ 20 का होगा तो 68 हो गए।
तो यहाँ जो उत्तर आएगा वो कौन सा उत्तर आएगा? 48। ठीक है। इसी प्रकार आपको इस प्रकार के प्रश्न है वो करने हैं, और इस प्रकार के प्रश्न किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। ये लॉजिकल प्रश्न है और आपको केवल आपके दिमाग को घुमाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर लाने का आपको तरीका एक ही आना चाहिए। बस मुझे एक ही तरीका आ रहा है, इसी तरीके से आप उत्तर लाना, आपके उत्तर आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। एक और प्रश्न देखते हैं ऐसा कैसा। 3, 9, 27, 81। 3, 9, 27, 81। अब यहाँ अंतर देखते हैं तो बहुत अंतर ज्यादा है। 3 और 9 के मध्य 6 का अंतर है, लेकिन यहाँ जो अंतर देखते हैं यह अंतर आ रहा है 19 का। ठीक है। और यहाँ जो अंतर बहुत अंतर, तो इस प्रकार के अंतर, तो अंतर से आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ इस प्रश्न में अंतर से कुछ नहीं कर सकते। इस प्रश्न में दूसरी विधि अपनाते हैं। देखिए 3 से गुणा करते हैं तो 9 आता है, बिल्कुल जी आता है। 3 का 9 से गुणा करते हैं तो 27 आता है, बिल्कुल आता है। 27 का 3 से गुणा करते हैं, 27 × 3 बराबर कैसे आता है, यानी ये तरीका सही है। तो फिर हम 81 से ही 3 का गुणा करें, 81 से ही 3 का गुणा करें तो आपका उत्तर आ सकता है। तो करिए, 3 एकम 3, 8 3 24, 243 इस करेक्ट आंसर। तो उत्तर कौन सा आएगा? 243। इसमें कई विधियां अपनी जाएगी। आप ये नहीं कि जोड़ते ही रहो, नहीं, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, संख्या घट बढ़ सकती है ना। जैसे एक देखिए प्रश्न है कि जैसे 100, 75, 50, तो अगली संख्या कौन सी? तो इसमें संख्या घट रही है, इसमें 25 का अंतर है, इसमें भी 25 का अंतर है, इसमें भी 25 का अंतर है, तो अगली भी संख्या 25 का अंतर, तो वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या 25 होगी। तो ये तो थे कुछ अंकों वाले। अब मैं कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द है उनको से ECEGI लिखिए, CEGI ये है। अगला कौन सा होगा? हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और क्रम से 26 तक होते हैं, और उन 26 और अंकों के अगर जोड़ करोगे, पहले और अंतिम की करोगे या बीच वाले सब की करोगे, तो जोड़ है वो 27 होगी। एक बात का भी ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए ए 1 नंबर पर है, बी 2 नंबर पर है, सी 3 नंबर पर है, डी 4 नंबर पर है। सभी अंकों का ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द है कौन से वे नंबर पर है, और ये ध्यान रखना है मैं 13 हूँ, मैं 13 हूँ, मैं यानी एम 13वें नंबर पर है, एम 13वें नंबर पर है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें सी के बाद डी आता है, फिर ई के बाद एफ आता है, जी के बाद एच आता है, फिर आई जे, तो यहाँ होगा के। यहाँ कौन सा अक्षर होगा? यानी एक अक्षर को छोड़ करके दूसरा अक्षर दे रहे हैं, तो बीच वाला अक्षर है वो आप ऊपर लिख दीजिए, और यहाँ पर कौन सा आएगा? जे हो, जे ऊपर रहेगा, यहाँ कौन सा अक्षर आएगा? के आएगा, तो के इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार का आपको आंसर निकालने हैं कि किस प्रकार से आपको आंसर निकाला जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा है? अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे तक आ गया। इस बार दो कोई काम के नहीं है। अब ये जो जे हैं, इस जे के बाईं ओर से, जे के बाईं ओर से
पांचवा अक्षर कौन सा होगा? देखिए ये 1 2 3 4 5, तो पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ई होगा। ई आपका उत्तर होगा। ई आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं, एक और प्रश्न इसी तरीके का है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं ओर से, अब अंग्रेजी वर्णमाला दाएं ओर से, इसका मतलब पूरी लिखनी पड़ेगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि दाएं ओर से, दाएं ओर से यहाँ से कौन सा होगा? यहाँ से 21वां स्थान। तो हमें वहां से आने की जरूरत नहीं है, हमें 27 में से 21 माइनस करने, 27 में से 21 माइनस करने, पीछे कितना बचा? छठा। तो यहाँ से छठा देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से छठा कौन है? एफ है, जो कि उधर से 21वां है। इसका भी अगर आपको निकालना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ से 13वां स्थान कौन सा है, तो 13वां आपको पता है एम है। और ये पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं ओर से 26वां अक्षर कौन सा है। अब आपको यहाँ गिनने की जरूरत नहीं है, 1 2 ऐसे करोगे तो यही आएगा, ऐसा करोगे तो ये ही उत्तर आएगा। इसीलिए आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है 26 माइनस 27, 27 में से माइनस करना है, उत्तर आएगा ये, जो ये होगा वो आपका उत्तर आएगा। बिल्कुल आसानी से आप इस उत्तर को कर सकते हैं। अगर पूछे कि दाएं ओर से 24वां अक्षर कौन सा होगा, तो यहां से गिनने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको 27 में से माइनस कर दो, 27 माइनस 24 बराबर 3। तो इधर से देखो 1 2 3, ये सी है, ये आपका आंसर होगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया, अभी तक आधा प्रश्न हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं ओर से 21वें अक्षर के बाएं ओर से 3रा अक्षर, अब एफ है, इसके बाएं ओर से, बाएं ओर इधर है ना, 1 2 3, तो उत्तर कौन होगा? आई। इस प्रकार अपना आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप ऐसे प्रश्नों को और किताब का सहारा लेकर के और भी बहुत सारे उदाहरण करिए। जितना आप अभ्यास करोगे उतना इसमें आप पारंगत हो जाओगे। इसलिए आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। 10 15 20 प्रश्नों का अभ्यास करोगे आप, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और विधि वही है, भले वो रक्त संबंधी हो, भले वो श्रृंखला संबंधी हो, विधि वही है। आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।